Hello everyone. Welcome to Major HS Kelsey's Balroi Academy. Myself Reshma. I am a physics faculty here. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन मोर फिजिक्स क्वेश्चन पेपर जो 30 क्वेश्चन का सेट है. एंड अगेन हम लोगों ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड करे. तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. और ये जो क्वेश्चंस है ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. जनरली क्या होता है हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग इजी कर लेते हैं. लेट्स सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस और कैसे ये क्वेश्चंस ट्रैक करने हैं आपको, क्योंकि जर्नली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मतलब अगर आपने एक लाइन में पढ़ा तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे. मतलब इसको समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रीड करना ही पड़ेगा. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. अ मास ऑफ ब्लॉक m, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट a टू b along 3 different paths. One is a straight line, one is curve and a zigzag path. मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना पढूं तो मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Why? क्योंकि ये रहा स्ट्रेट पाथ, ठीक है, दिस शुड बी द कर्व पाथ एंड दिस शुड बी द जिगजैग पाथ, राइट. ये बट डिस्टेंस देख रहे हैं ये A से B में ही है. मतलब यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है. बट ये जो आगे एक पॉइंट आ गया ना, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटी एक्ट ऑन इट. अगर मुझे यही नहीं पता कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है. क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा ना किस पर वर्क डन ज्यादा है, और वर्क डन के लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों ही या तीनों पोजीशंस पे वी कैन नॉट डिटरमाइन, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स. तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के. पहले मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बताती हूँ. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव है. बहुत ईजी है. अगर आपका फोर्स या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ओके, या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, या दोनों हो, ठीक है, या दोनों हो, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक. बट ये तो हो गया कि हमारे पास अगर फोर्सेस गिवन है एंड वी हैव टू चूज विच फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो वो चूज करना. लेकिन अगर डेफिनेशन पर जाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो क्या करते हैं, पॉइंट, एंड पॉइंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पॉइंट इस पर डिपेंड करता है कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी कहाँ से खत्म करी, राइट. अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक मैं यहाँ पर चली जाऊंगी, एक कंजर्वेटिव फोर्स जो सिर्फ फर्स्ट और स्टार्ट पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ पाथ, या मैं डिस्प्लेसमेंट में चली जाऊंगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन. चाहे मेरा पाथ कुछ भी रहने वाला है ना, कुछ भी वे रहने वाला है, तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पर ट्रेवल कराती हूँ तो सब में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम रहेगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन सेम है, तो हमारे पास लगने वाला वर्क डन जो है वो सब सेम होगा. तो आई विल गो विद द सी क्वेश्चन, राइट. देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये उसी के लिए इजी था ना जिसको ये कंसेप्ट क्लियर था, कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर था. अदरवाइज हम लोग कैसे पढ़ते हैं वर्क डन की, ठीक है, वर्क डन हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड अ वर्क डन. बट जनरली जब हम इसको अप्लाई करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो हमने यहाँ वही क्वेश्चंस पिक करे जहां पर आप तक हो सकते हैं. तो होप आपको आंसर मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का. अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है. ड्यूरिंग इट एसेंट, एसेंट बोलते हैं जब ऊपर जा रहा है, डेसेंट बोलते हैं जब नीचे जा रहा है, ठीक है. द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज, अच्छा यहां पर ना टॉकिंग अबाउट द वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो यहाँ पे वर्क डन के साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, राइट. ओके, बिफोर अभी वर्क डन के बारे में मैं थोड़ा सा साइड में बताती हूँ, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती हूँ. जब आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, एक टर्म होता है विच इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. ये है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हम बोलते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई. अच्छा अब क्या हो रहा है ना, अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जो अर्थ की ग्रेविटेशन रेंज में है, और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करें, तो इमेजिन करके देखो, आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है. स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक. मैंने बॉल फेंकी, यहाँ गई, यहाँ से जब मेरी बॉल नीचे आ रही है तो उल्टा हो जाएगा, है ना. स्पीड बढ़ जाएगी, हाइट कम होती चली जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल कम होती चली जाएगी. मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रही ना,
है ना। ओके तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से आप ये चीज तो निकाल सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन है, मतलब मुझे आंसर मिल गया। लेकिन अभी वर्क की तो बात ही नहीं करी, चलो वर्क की बात कर लेते हैं। बेसिकली वर्क का मतलब हुआ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का मतलब हुआ है ना। अब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ग्रेविटेशन के अपोज हो रहा है ना, तो जब भी ग्रेविटेशन के अपोज में होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट को पहले रीड करना है। पहला क्वेश्चन कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं जो जानती हूँ वो मुझे क्लिक कर गया है ना। क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स हर उस बॉडी पे लगेगा जिसने कर्व पाथ लिया, राइट। मतलब सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है बिना सेंटीमीटर फोर्स के, इसको मैंडेटरी फोर्स बोला जाता है फॉर अ सर्कुलर मोशन। डन हो गई पहली बात। सेकंड पर बात चलते हैं। सेंटीमीटर फोर्स जो है इट इज ऑलवेज टुवर्ड अ सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और यही नहीं, ये हमेशा सर्कुलर मोशन का अपोज करता है। बात डन है। अभी मैंने सारा टर्म जो मैंने पढ़ा हो तो क्लियर कर लिया है ना। अब मैं आगे बात करती हूँ कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करने जा रही हूँ। ये कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल फोर्स लाइक अ ग्रेविटी। नो, फंडामेंटल फोर्स अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है ना, तो फंडामेंटल फोर्स हम उसे कहते हैं जो बेसिकली मास के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इट इज डिपेंड्स अपॉन अ मास, बट कंप्लीटली अगर बोले तो इट इज डिपेंड्स अपॉन अ रेडियस, कि कितना ज्यादा रेडियस हो गया। तो यहाँ पर वी कैन से डिस्टिंक्ट वर्ड इसके लिए सूट नहीं कर रहा, मतलब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फंडामेंटल कैन से, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी mv²/r होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल टाइप बोल सकते हैं, बट बेसिकली ये कंप्लीटली फंडामेंटल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ग्रेविटी इज योर फंडामेंटल फोर्स, है ना। अब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसमें जो तीनों टर्म्स बोले हैं उसमें से एक टर्म राइट है, एक टर्म रॉन्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। यही तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, आप लोगों ने बहुत सारे टॉयज घुमा कर खेले होंगे ना, जिसको आप सर्कुलर घुमाते हो, तो उसमें आपने देखा होगा जब भी कोई सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है इट्स ऑलवेज कहाँ एंड होता है, आकर सेंटर पर आकर एंड होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हमें आंसर मिला है वो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। डन है। चलिए भाई डन। 3 क्वेश्चंस हो गए, और 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा स्टक होता ही होता है ना, और रिवीजन करने में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब मैं आ रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें वापस से 2 स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये सर्कुलर मोशन के ही रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर सर्कुलर मोशन के आगे एक टर्म लग गया, दिस इज यूनिफॉर्म। अच्छा थोड़ा सा सोचिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। वी सेड यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ईच पॉइंट पर स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं जर्नली बोलती हूँ कि अगर मान लो आपके पास आ जाता है इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं है, तो आप फॉर्मूले पर जाना। अगर v आ रहा है फॉर्मूले में तो कांस्टेंट नहीं है, और अगर v² आ रहा है तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे वी कैन से कि स्पीड तो कांस्टेंट है, राइट, बट इक्विलिब्रियम टर्म इज नॉट डिफाइंड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है लाइक स्टिकी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। तो ये वाला स्टेटमेंट कुछ ज्यादा करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। The acceleration of an object in a circle is directed toward the center. Absolutely right. क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन लग रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा, है ना। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वी कैन से अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। मतलब अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊं, ठीक है, और अगर मैं इसमें ये 4 पोजीशन ले लूं, ठीक, ध्यान से देखना, तो ये अगर सपोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल, राइट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के सॉरी जो वेलोसिटी है उसके ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये या इसके टेंजेंशियल। ये देखिए
तो अगर वेलोसिटी बाहर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इनवर्ड। अब इनवर्ड में देखिए रेडियस के अलोंग जा रहा है और मतलब अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पर वापस से मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा, लेकिन सेकंड वाला कंप्लीटली करेक्ट है। तो आई विल गो विद द सेम बी ऑप्शन जो हम इससे अब वाले क्वेश्चन पर गए थे। ठीक है भाई, चलिए अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक मस्ट हैव अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, सबसे पहले व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर यू नो दैट इज द अपोजिट फोर्स जिसकी वजह से कोई भी जो कंटिन्यूशन मोशन होता है ना वो पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर वी सेड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो कोई भी मोशन हो, है ना, व्हेन यू आर मूविंग इट एंड यू आर डूइंग, लाइक आप तभी चल पा रहे हो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आप पर लग रहा है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट मैं एग्री करूंगी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। For any object to move in a circle, a net force must be directed toward the center of part. ये वही बात है जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोली गई, और कंक्लूजन सेम था, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो वी कैन से द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो वी विल गो विद दिस ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज 800 न्यूटन पर मीटर। ओके, कंप्रेसिंग इट बाय अ 0.2 मीटर। ओके, इसको डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। एंड व्हेन रिलीज द ब्लॉक अक्रॉस द फ्रिक्शनलेस फ्लोर, सॉरी, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक मूवमेंट इन लीव द स्प्रिंग। देखो बेसिकली समझ में आएगी होगा, एक स्प्रिंग है जिस पर एक मास सस्पेंड कर दिया गया, तो जैसे उस पर मास सस्पेंड करते हैं वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है। तो आपको बताना है कि जब उस पर मूवमेंट होगी तो उस पर कितनी वेलोसिटी के साथ मूवमेंट होगी। अब यहाँ पर एक टर्म तो हमारा लगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, जो जर्नल फॉर्मूला है, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मोशन हो रहा है ना, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी हम वो वाला भी लगाएंगे जो हमारे स्प्रिंग में लगता है। स्प्रिंग में हमारा क्या लगता है, हाफ, दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और जो भी जैसे मास सस्पेंड कर रहा है तो उसने कितना मूवमेंट करा, दैट्स मीन मैं उसको एक्स ले लेती हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो अभी ये बोथ अप्लाइंग ऑन अ सेम बॉडी, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को इक्वल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखा तो ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर is equal, this k is not kinetic energy, is a spring constant, this is half mv square। अब क्या हुआ भाई, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है, सबका अपना कैलकुलेशन करने का वे अलग अलग होता है। दिस इज 0.2 0.2 एंड दिस इज 2 kg इंटू वी स्क्वायर। ठीक है भाई, अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए क्या आंसर रहता है। ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल हमारे पास 16 आ गया, तो v हो गया √16, दैट्स मीन 4 मीटर पर सेकेंड। डज 4 मीटर पर सेकेंड इज इन ऑप्शन, वी सेट बिल्कुल है। देखो ये मेरी कैलकुलेशन है जो पूरी तरह से मैश हो चुकी है, आई नो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस कीजिए और कैलकुलेशन अपनी कीजिए, राइट। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी एक ही बॉडी पर लग रही है, दिस इज द जर्नल मोशन जो हर बॉडी पे लगता है जब भी कोई बॉडी मोशन स्टेट में होती है। स्प्रिंग पर है तो ये उसकी एनर्जी जनरेट कर रहा है ना, स्प्रिंग की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ तक डन हो गया। नाउ अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी U एक पार्टिकल पर लग रही है जिसका ये एनर्जी हो गई, मैं इसको यहाँ पर लिख ली हूँ, दिस इज UX इज इक्वल, UX है ठीक है, 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द पोजीशन ऑफ x2 मीटर। अच्छा, अब यहां पर मुझे अगर यही नहीं पता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया ना। तो जनरली कंजर्वेटिव फोर्स का ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब मैथ्स डिफरेंशिएशन करने पे रूल पता है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 6 ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x
अभी ये माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इतनी वैल्यू हमारी फोर्स की आ गई, बट यहाँ पर हमें यहाँ वैल्यू गिवन थी इट इज अ 2 मीटर एंड आई सब्स्टिट्यूटिंग दिस 2 माइनस का 6 इंटू 4 प्लस का 6 इंटू 2 राइट, और ये आ गया -24 प्लस 12, इट इज योर -12 एंड द फोर्स विच इज इन अ न्यूटन। ठीक है, तो -12 न्यूटन इज इन अ ऑप्शन, बिल्कुल है, इट इज इन अ ए ऑप्शन राइट। डन हो गई बात, समझ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, और वापस बोलूंगी दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 7th क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आ गए हमारे 8th क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन, लुक एट दिस 8th क्वेश्चन। क्या कहता है? एक मास है 10 kg का, पहले सी को लिख लेते हैं, m इज 10 kg। ठीक है, 8th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मूव फ्रॉम अ पॉइंट A00 to 3 4 इन अ वर्टिकल प्लेन वेयर y इज अ हाइट, द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज। आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हम यहाँ पे जो वर्क डन निकलेगा वो mgh की फॉर्म में निकलेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, आप किसी भी बॉडी को, ये बोला उसने वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन का मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब मैं पहले ही यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा लूँ, ग्रेविटेशन के अपोज जा रहा है। मुझे ग्रेविटेशन की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन जब हमें वैल्यू गिवन ना हो तो हम लोग मोस्टली क्या लेते हैं? हम लोग 10 वैल्यू ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम h क्या ले, तो h के लिए आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ग्राफ में ड्रॉ कर लें। तो व्हेन यू ड्रॉइंग इट ऑन अ ग्राफ, तो ये आ गया आपका a पॉइंट विच इज 0 0, एंड b पॉइंट की बात करें तो दिस माइट बी 3 और ये 4, ये लगभग ये यहाँ पर आ गया आपका B पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको हाइट निकालनी है। तो व्हेन यू आर टेकिंग हाइट, तो हाइट आप क्या लेंगे? जो ये वाला मैक्सिमम वाला पॉइंट है y वाला, दिस इज y, इसका जो y वाला, ये वाला, ये 4 और ये 0, ये वाली हाइट लेंगे ना। अगर ये मेंशन ना करता वर्टिकल प्लेन, तब दैट्स द डिफरेंस ही, तब तो सॉल्व ही नहीं हो सकता था। कोई ना कोई प्लेन वो या मोशन का डायरेक्शन तो मेंशन करेगा ही करेगा। हाँ, अगर हम इसको यहाँ पर बोलते कि हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो दो चीजें हो जाती, एक तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाता, और ये जो डिस्टेंस अभी हम लेने वाले हैं ना, दिस इज 4 - 0, ये हम 3 - 0 ले लेते। तो 4 - 0 दैट इज 4, तो ये हमारा आ गया 400 बिकॉज इट इज अ वर्क, इट इज जूल और विद अ नेगेटिव, दैट्स मीन नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, वो भी -400 जूल के साथ। डज इट इन ऑप्शन बी सेट? बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है भाई? ये हमारे बी ऑप्शन में। गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ कांस्टेंट एज लॉन्ग एज फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेन द सेम। ठीक, अच्छा, सबसे पहले भी टॉकिंग अबाउट द रेसिस्टेंस। तो जनरली व्हाट डू यू नोज अबाउट द रेसिस्टेंस? वी सेड रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंजेस शो करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और कहता है एज लॉन्ग एज द फिजिकल कंडीशंस लाइक, मतलब अब फिजिकल कंडीशन में यहाँ मेंशन कर दिया, मतलब डायमेंशंस की बात नहीं करिए, फिजिकल कंडीशंस की बात करिए टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर नहीं होगा तो ऑफकोर्स लेंथ एरिया कोई चेंजेस होगा ही नहीं, मटेरियल उतना का उतना ही रहने वाला है। तो यस वी कैन से ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट करी की तरफ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। आपको पता है ये वाला जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जनरली वो ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, राइट? जब भी आप ऐसा लिखते हैं, यू नो, किसी को भी प्रोपोर्शनल रेशियो लिखेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट यानी द एक्टिव कंपोनेंट विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर, और यहाँ पे डिपेंड वाला कंपोनेंट है। सोचो, वोल्टेज से करंट जनरेट नहीं होती, करंट से वोल्टेज जनरेट हो रही है ना। दैट्स व्हाई करंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन अ एक्स एक्सिस। तो ये जो हुआ, दिस इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा रीजन स्टेटमेंट कह रहा है। हाँ, तो हमारे ये दोनों करेक्ट हो गए, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बट आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में भी चल रहा होगा फिर V इज इक्वल टू आई आर कैसे? तो देखो क्या होता है ना, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट इक्वल का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो 1/r होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे निकलता है? चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इट इज इन अवर, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। तो लुक एट दिस 10th क्वेश्चन, क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन? The resistance of a wire remain the same if it is cut into a two equal pieces। अच्छा, एक चीज याद रखना, रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंसी शो करता है। तो अगर आपने इसको कट कर दिया तो भाई ये तो रॉन्ग हो गया, रेसिस्टेंस चेंज होना ही होना है, ठीक है। ये कट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लेंथ को कट कर रहे हैं और कट करते टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो जितना भी लेंथ चेंज करी आपने, मान लो L/3 हुई और टोटल रेजिस्टेंस R था, तो आपका रेजिस्टेंस भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने क्या करा, आपके पास लेंथ थी L और आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करके आपने ऐसे इसको ट्रिपल कर दिया, ठीक है, 3L कर दिया, तो एज यू नोज की जो A है वो चेंज हो गया, है ना। तो यहां जो था, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ था। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो जो लेंथ में चेंजेस वही रेसिस्टेंस में चेंजेस। लेकिन किसी भी तरह से अगर एरिया में चेंजेस आ रहा है, तो जो लेंथ में चेंजेस आया होगा उसका स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो भी 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। तो जो न्यू रेसिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9R। याद रखना, अगर एरिया में चेंजेस हुआ है तो ही स्क्वायर करेंगे, और अगर एरिया में चेंजेस नहीं हुआ तो स्क्वायर नहीं करेंगे। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। रेसिस्टेंस इज एन इंस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। एक्चुअली ये डायमेंशन के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट रेसिस्टेंस के टर्म से इंट्रोड्यूस रेसिस्टिविटी नहीं करती। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इफ वी हैव टू चूज, तो वी विल गो विद डी, बिकॉज रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी के लेवल पे यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारा ये ऑप्शन में से चूज हो जाएगा, है ना। चलिए, अब मैं नेक्स्ट पर आ रही हूँ। उसके लिए पहले मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मतलब आई नीड अ स्पेस, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और मैं आ गई नेक्स्ट पर। हाँ जी, यहाँ पर आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो ये तीनों पैरेलल में है, फिर जो निकलेगा उसको इसकी साथ सीरीज में। तो पहले हम इसको पैरेलल कर देते हैं। दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, दिस इज 1/6। एलसीएम लिया, क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया। 6 3 2 6 7 8 9 10 11 11/12, बट इसको मैं रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12/11। फिर इसको 8 की साथ में ऐड कर देंगे, एलसीएम लिया, दिस इज 11, 12 + 88 कितना आ गया, 100/11। अब 100/11 आ गया हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट जो हमें गिवन था। वैसे तो मिल ही गया आंसर, /11 वाला यही आएगा ना, मिक्स फॉर्म में दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट के लिए अगेन वी नीड अ स्पेस, तो यहाँ पर वापस से ये तो सॉल्व कर ही लिया हमने, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस का, व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5। मतलब एक रेसिस्टेंस की जो, मतलब सब रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1/5 ओम 1/5 ओम ऐसे है। अब आपसे मिनिमम रेसिस्टेंस पूछा, तो मिनिमम के लिए आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, 1/r करके। तो जो मिनिमम रेसिस्टेंस आएगा उसको हम 1/r' बोल देंगे। दिस इज 5 into 1/r, तो 5 into this is 1/r, this 1/5, तो ये हो जाएगा 25। तो 1/r' इज इक्वल टू 25, तो r' इज इक्वल टू आ गया 1/25 ओम। डज 1/25 ओम इज इन ऑप्शन? वी सेड बिल्कुल है, इट इज इन अवर बी ऑप्शन, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव। 12th क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और यूनिफॉर्म, एक सिलेंड्रिकल ऐसे बना लेते हैं और इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एंड द रेसिस्टेंस इज R। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, ये इस तरह का है, 2L सेम मटेरियल है, ठीक है, एंड हैज सेम मटेरियल हैज
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सपोज दिस इज ए डैश, मुझे निकालना है और रेसिस्टेंस आर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने वाला। जब सेम मटेरियल है तो क्या सेम होगा, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। अभी बताया था अपर वाले क्वेश्चन में भी हमने लिया था। तो रेसिस्टिविटी दिस इज एल अपॉन ए अपॉन आर इज इक्वल द अनदर वन इज रो, एल की जगह पर 2l आ गया एंड दिस इज ए डैश। यही हुआ ना, बेसिकली रो से रो कैंसिल है, आर से आर कैंसिल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एल अपॉन ए इज इक्वल 2l अपॉन ए डैश, है ना। एल से एल कैंसिल हो गया और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा 2a हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्या आ गया, दिस इज 2a। 2a इज एन ऑप्शन, वी सेड बिल्कुल है, ये रहा हमारा सी ऑप्शन। वैसे भी थोड़ा सा सोचने वाली बात यहाँ पर ये नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस चेंज नहीं करा था। वी नीड टू सॉल्व, हमें सॉल्व भी करना था। नो शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ पर कोई शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। जनरली शॉर्टकट ट्रिक तब अप्लाई करते हैं जब रेसिस्टेंस गिवन होता कि सेम नहीं है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस सेम था इसलिए। चलिए अब हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर इज दिस वी। ओके, तो पहले लिख ही लेते हैं ना इसको। तो v जो है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जनरली इसको v नहीं लेकर हम इसको c ले लेते हैं ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में, वैक्यूम में वी जनरली कंसीडर इट विद द c, तो मैं इसको c लिख लेती हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, इफ अनदर मीडियम होगा तो हम इसी को v कंसीडर कर लेंगे, v1 कंसीडर कर लेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, हमें ग्लास में निकालनी है, तो मैं उसको v ले लेती हूँ। और वी हैव एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अच्छा, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज c अपॉन v। यहाँ पर एक फटाफट से एक रिवीजन करते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वन मीडियम इज c, दैट इज मे बी द लाइट, वो एयर, मे बी द वैक्यूम, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेसिफिक हो जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने इसमें वैल्यू लगाई, दिस इज 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन बी। क्या बोलती हूँ मैं कि भाई कैलकुलेशन अपनी अपनी, बिल्कुल अपनी अपनी कैलकुलेशन कीजिए। फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया, दिस इज 1.5.0, दिस इज 2 × 10⁸। यस, इट इज इन एन ऑप्शन, हमारे ए ऑप्शन में है ये वैल्यू, ठीक है। 14 क्वेश्चन तक डन हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। एयर बबल इन अ वाटर विल एक्ट लाइक अ, देखो बेसिकली एयर बबल का जो एक्चुअल नेचर है, किसी का भी एक्चुअल नेचर कैसे निकालते हो, किसी का भी एक्चुअल नेचर आप निकालते हो एयर में, है ना। तो एयर में इसका जो नेचर है वो है कॉन्वेक्स, ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही ये वाटर के अंदर जाता है, ये अपना नेचर चेंज कर लेता है और क्या बन जाता है, कनकेव बन जाता है। तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास हो गया कनकेव। ऑफ कोर्स मिरर थोड़ा ही ना बनेगा, कोई जाकर उसके ऊपर पॉलिश नहीं करने वाला है ना। ये आपका क्या बन गया, कनकेव लेंस। बट क्वेश्चन ये आता है कि इसने अपना नेचर चेंज किया क्यों। तो बहुत इजी है, ध्यान से समझना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, जो कि था यहाँ पर वाटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बबल जो था एयर, ये सब इन दोनों के रिलेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा तो जो भी हमारा लेंस होगा ये अपना नेचर चेंज करेगा ही करेगा। बट अगर मैं इसको स्वैप कर देती, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता, तो क्या होता, सिंपल पावर कम हो जाती लेंस की, लेकिन नेचर चेंज नहीं होता। नेचर चेंज कब हुआ, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर हुआ। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय द एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय। देखो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी वेरिएशन कर रहे हैं मिरर में, तो जो भी इमेज में होगा वो हमेशा ट्वाइस होता है। और अगर आप ये रीजन पूछेंगे क्यों ट्वाइस हो रहा है, तो इसका रीजन एक ही है, रिलेटिव मोशन। तो अगर यहाँ पर आपने थीटा करा है तो जो इमेज है वो 2 थीटा बैंड हो जाएगी डी, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लोग यूज करते हैं ना रिलेटिव स्पीड, कि आप मिरर की तरफ 20 स्पीड से रन करते हुए जा रहे हो, तो आपकी जो इमेज है वो कितनी स्पीड से आ रही होगी, 2 स्पीड से आ रही होगी। मिरर में हमेशा जब भी वेरिएशन होगा तो इमेज हमेशा ट्वाइस मोशन करेगी। ओके भाई, नेक्स्ट पर आ जाए। इफ अ पर्सन लुक एट अ कॉइन विच इज इन अ बकेट ऑफ अ वाटर, द कॉइन विल अपीयर बी अ क्लोजर देन इट रियली इज। ओके ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हम लोग नहीं करते, हम लोग देखते हैं ना, मतलब स्विमिंग पूल,
अपनी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा कम दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है ना। व्हेन यू पुट योर हैंड इन अ वाटर तो आप देखते हो आपका जो हाथ है थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, या सबसे पहला एग्जाम्पल जब हमने पढ़ा ऑप्टिक्स में, व्हेन वी वर इन अ जूनियर क्लास में बी इन अ 8th स्टैंडर्ड और इन अ 9th स्टैंडर्ड, तो आपने पढ़ा जब आप पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं, हाफ पार्ट जो होता है वो आपको उठा हुआ, ब्रेक हुआ हुआ, क्रैक हुआ हुआ दिखाई देता है। ये सारे के सारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बिलोंग करते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो आपने बोला है बिल्कुल ठीक है, और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इफ अ पर्सन अंडर अ वाटर look at a coin above the water surface, the coin will be appear to a higher level than it really is। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट में एक ही बात को बोले जा रहा है, मतलब कि आपको कंफ्यूज करने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा हो जाता है ना, स्टेटमेंट चेंज करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। अब हम आ गए हमारे 18th क्वेश्चन पे। लुक एट द 18th क्वेश्चन। द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट और अ लेबल। मतलब एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और आपको एजर्शन और रीजन को चूज करना है। चलिए पहले हम एजर्शन के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे। अभी हमारा एजर्शन स्टेटमेंट क्या कहता है? अ स्टिक इज डिप्ड इन अ वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, इट्स ऑब्जर्व साइडवे, द स्टिक अपीयर शॉर्टर एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट राइट। मतलब मैं जनरली अगर मैं ऐसे बोलूँ, मैंने पानी के अंदर कोई स्टिक डाल रही हूँ इस तरह से, तो जनरली वो स्टिक क्या करती है? अपने आप को शॉर्टर लेंथ करती है। शॉर्टर लेंथ हमेशा क्या होता है? ऐसे वर्टिकल होता है। तो वी सेड ऐसा बिल्कुल होता है। ये वाला एजर्शन जो है करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या कहते हैं? द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टिक अंडरगो स्कैटरिंग फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल्स गिव द स्टिक a short or a bent appears. Actually this is a illusion, optical illusion, but this is not because of the scattering, this is because of the refraction। इसलिए ये वाला reason wrong हो गया। A is true and the reason is false, है ना? reason इसका false है, तो C should be the correct answer। ठीक है, scattering नहीं, क्या होना था? रिफ्रैक्शन होना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो देखो देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ लाइट वेव्स पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है भाई, एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है। द वेरिएबल इफेक्टेड आर। अच्छा एक बात शायद बहुत सारी जगह पर पढ़ी होगी, बहुत सारी जगह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वेव्स के टर्म में, तो लाइट भी वेव है ना, इसलिए तो जब भी कोई वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, दैट्स मीन वो इफेक्ट करेगी नहीं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये तीनों में एलिमिनेटेड ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज द डी, दिस इज वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। दिस द 20th स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमिना। अब हमें ये कुछ फिनोमिनास दे रखी हैं, हमें इसमें देखना है कि किसमें ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वैसे ऑप्टिकल इल्यूजन आप लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा देखा होगा, डे बाय डे एक्टिविटीज में हमारा बहुत सारा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन जो बेस्ट है या जो हमें सबसे पहले फील कराया जाता है, दिस इज द ऑप्टिकल इल्यूजन, वो कहाँ करा हमने? वो हमने करा मिराज में ना। रोड पर बहुत दूर से देखा तो वाटर है और पास जाकर देखा तो वाटर नहीं था। ऐसे ही लूमिंग होती है, या आपकी डायमंड है, दैट इज ऑल्सो द ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना, कि लाइट उसके अंदर से निकल रही है जबकि लाइट वो ट्रैप कर चुका है। ऑप्टिकल फाइबर है, ये सब जो भी इल्यूजन वाले टर्म्स हैं ये सब हो गए। इल्यूजन में एक चीज और याद रखना, छोटी सी ट्रिक है कि जब भी आपका इल्यूजन टर्म आएगा तो ब्राइटनेस हमेशा ओवर होगी वहां पर। ठीक है, ओवर ब्राइटनेस के साथ होगा। तो चलिए लेट्स सी द ऑप्शंस। द सन, साइज ऑफ सन एट द अर्थ, बिल्कुल वेरिएशन नॉट इन अ सन। आपके मून के साइज में वेरिएशन, सब ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, कलर ऑफ द सन एट द डॉन, एक्चुअली कलर भी वी कैन से ऑप्टिकल, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्कैटरिंग आ जाता है ना, स्कैटरिंग आ जाता है, तो वी सेट बिल्कुल ठीक है। मून बीइंग विजिबल एंड मून नहीं होता है ना, मून नहीं होता, इसलिए ये वाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है ना। और द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इन अ स्काई, एब्सोल्यूट राइट। क्या होता है? रिफ्रैक्शन, राइट। द पोल स्टार बीइंग विजिबल इन अ स्काई, इज विजिबल होना, दैट इज
ऑप्टिकल से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हैं वो ये तीनों ही लग रहे हैं। हालांकि मून भी देखो, कोई भी चीज विजिबल तो प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो उसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं बोलेंगे ना, विजन है तो बिकॉज वो प्रेजेंट है ना। हाँ, इल्यूजन वो होता है कि प्रेजेंस है बट रिफ्लेक्शन कहीं और आ रहा है, या जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से कहीं ज्यादा आ रहा है, उसको हम इल्यूजन बोलेंगे। तो यस, मुझे सी ऑप्शन से यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन अ सनलाइट फॉल ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिनाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, सबसे पहले देखिए, जो रेनबो है मैं ऐसे बना लेती हूँ। ये मैंने दो बनाए यहाँ पर। दिस इज द ह्यूमिड पार्टिकल्स। एक को मैंने बहुत कंडेंस कर दिया, मतलब ये वो वाला है कि एक दो बार बारिश हुई है। ये है मॉनसून वेदर की भाई लगातार बारिश हो रही है, तो रे ऑफ लाइट दोनों में एंटर करेगा और यहां से रे ऑफ लाइट इधर जाएगी और बाहर निकलकर 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी, जिसमें वॉयलेट नीचे, रेड ऊपर। यहाँ पर ये जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर टकराएगी, ये इधर टकराएगी और बाहर जाके डिस्पर्सन हो जाएगा, बट यहाँ वॉयलेट ऊपर, रेड नीचे। तो ये बेसिकली हो रहा है, इसे प्राइमरी रेनबो से सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। फिलहाल हम रेनबो के बारे में नहीं, इसके अंदर जो जो प्रोसेस हो रही है, जो जो फिनोमिना हो रही है, उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना, वही रिफ्रैक्शन डन हो गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है। डज इन ऑप्शन रिफ्रैक्शन है, वी सेड है, तो इसको टिक कर लेते हैं। सेकंड, यहां से टकरा रही है, यहां से टकरा रही है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट रिफ्लेक्शन इज नॉट इन एन ऑप्शन। तो कोई बात नहीं, सारे नहीं दिए बट ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं दिया कोई बात नहीं। उसके बाद बाहर आई, डिस्पर्सन हो रहा है, वी सेड बिल्कुल डिस्पर्सन हो रहा है। अब यहां पर है, अच्छा दिया तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो, इसमें एक बार, इसमें ट्वाइस, मतलब तीनों हो रहे हैं, एंड 1 2 3 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें रिकॉल जल्दी होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इट इज 22 क्वेश्चन। क्या कहता है, डोमेस्टिक में जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स होती हैं इज बेसिकली डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक मतलब वी कंसीडर इट एट हमारे घरों में। तो जनरली हमारे घरों में हम क्या चाहेंगे कि भाई करंट कम लगे, है ना, और अगर एक लाइन खराब हो जाए तो दूसरी चलती रहे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो वी कैन से इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो जो हम लोग लाइटनिंग करते हैं ना डेकोरेशन के लिए, बट वहाँ पर हम चाहेंगे कि भाई हमारा करंट कम लगे, और वहाँ पर एक डीमेरिट हो जाता है ना, एक बल्ब खराब हुआ तो आगे के बल्ब जलते ही नहीं है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। घरों में क्या होता है, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ये है हमारा 23rd क्वेश्चन। देखते हैं 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ अ टू स्टेटमेंट वन लेवल एजर्शन, मतलब एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, बेसिकली यही है। कहता है जब टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर्स राइज when the electric current is passes through it। बिल्कुल ठीक है, आप लोग को इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है, आप बिल्कुल देख सकते हो। आप कैसे देख सकते हो, आप कोई सभी आपका अप्लायंसेस हो, जब वो चल रहा है उसकी जो वायर है, मतलब वायर कवरिंग होनी चाहिए, आप उसको टच करके देखो तो गर्म हो जाता है ना, मतलब चार्ज जब फ्लो करा तो कोलाइडेशन होता है, कोलाइडेशन होने से उनका एनर्जी इंक्रीज होता है, और एनर्जी इंक्रीज होता है तो हीटिंग इफेक्ट आता ही आता है। और इसका फॉर्मूला भी है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वी सेड यस, बिल्कुल ठीक है, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं, क्योंकि कोलिजन ऑफ अ मेटल एटम्स विथ ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी। एक्चुअली कैन नॉट से हीट एनर्जी, क्योंकि कॉलिजन नहीं हो रहा है, दिस इज ना डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर कॉलिजन ही हो रहा होता तो वो डायरेक्शन ना होता। हाँ, रेसिस्टेंस आकर फिर वो कोलिजन कराता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये वो वाला स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली करेक्ट नहीं लग रहा है, और हम लोग करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसी कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में है कि रीजन फॉल्स है। तो मुझे रीजन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि हीट एनर्जी नहीं जाएगी यहाँ पर। वी कैन से कोलाइडल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो सकती है। ओके, तो दिस सी में अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। टू वायर्स हैं जिनकी सेम लेंथ, सेम डायमीटर और सेम रेसिस्टिविटी है। ये रही भाई 1 and the 2 wires having two wires have their length, diameter and resistivity are in a this ratio. Okay, if the resistance of a thinner wire is 10 ohm, the resistance of the thicker wire, okay,
यहाँ पे कह रहे दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ, डायमीटर एंड रेसिस्टिविटी। और इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम L1 अपॉन L2 लें दैट इज ए 1, अगर हम डायमीटर लें तो डायमीटर बेसिकली रेडियस की टर्म में ले लेते हैं, फिलहाल हम डायमीटर लेते हैं, दिस इज d1 अपॉन d2 इज इक्वल 1 अपॉन 2, और रेसिस्टिविटी लें दिस इज ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यही हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है जो थिनर वन है, दैट्स मीन अभी हम फर्स्ट वाले को थिनर ले लेते हैं क्योंकि उसका रेशियो 1 है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, तो R1 इज 10 ओम। अब मुझे इसमें फॉर्मूला रिलेट करना है, तो R इज इक्वल टू होता है, R1 ले लेती हूँ मैं, दिस इज ρ1, दिस इज L1, एरिया होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर ना लेकर मुझे ये पता है कि जो डायमीटर है इज इक्वल टू आर है, तो आर की जगह पर मैं लिख सकती हूँ d/2, तो ये हो जाएगा पाई d²/4, है ना, डन है। तो ये हो गया पाई d² और 4 चला गया यहाँ पर, और ये हमारा आ गया दिस इज R2, दिस इज ρ2, दिस इज 4 L2 बाय पाई d1 एंड d2 स्क्वायर। देखो यहाँ तक फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्विलेट करना है। तो बेसिकली आप अपनी थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में जनरली हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ पहले। ये R1 10 है, ठीक है, ये रहा 10 दैट इज गिवन, R2 मुझे फाइंड करना है, और दिस ρ1 अपॉन ρ2 का रेशियो मैंने ले लिया 1/2, एंड जिस 4/4 इज कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो L1 अपॉन L2 आ गया, दिस इज 1/2, एंड d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर ऊपर चला गया, दिस इज 4/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल हुआ ना, d1 स्क्वायर दिस इज 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, कैंसिल हो गया। तो R2 जो है वो आ गया हमारा 10 ओम, कि 10 ओम इज एन ऑप्शन, बिल्कुल है, ये रहा 10 ओम, ठीक है भाई, डन है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखिए कैलकुलेशन इजी थी, बट थोड़ा सा यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम आ गए हमारे 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ, एजर्शन रीजन की फॉर्म में है, ठीक। हमारे घरों में जो करंट एसी है वो डायरेक्टली लाइन चेंज डायरेक्शन 60 टाइम्स पर सेकेंड। वैसे यू कैन से दिस, क्योंकि देयर इज सम लिमिटेशन, है ना। तो अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो जनरली क्या होगा कि जो हमारी वायर कैपेसिटी है, मतलब यू नो फ्यूज लगे हुए होते हैं, बट वो जो कैपेसिटी होती है इट इज नॉट अ 60, ये क्या होता है हमारा 15 एम्पियर पावर वाला, लगभग 5 एम्पियर हमारा यू नो जो जर्नल वाला होता है। 60 बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे एजर्शन रॉन्ग लग रहा है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट क्या था रीजन, द फ्रीक्वेंसी इन अल्टरनेटिव वोल्टेज। हाँ देखो वी कैन से, जो हम जैसे ना वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो हम इंडिया का और यूएस का कंपैरिजन करते हैं, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज है और यूएस में 60 हर्ट्ज है, तो ये वाला तो करेक्ट है, बट एजर्शन रॉन्ग है, इसलिए मैं जाऊंगी डी वाले ऑप्शन पर, ठीक है। Okay, now the next question 26. What is the order of a magnitude of an electric resistance of a human body? अच्छा, human body का वेरी कर सकता है, वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग वेट बॉडी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज एक ना फिक्स सा पैरामीटर लिया गया है विच इज अप्रोक्सीमेट 10⁴ ओम। एनसीईआरटी में यही दिया है, इसलिए वी विल गो विद दिस। ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ठीक है, बट 10⁴ इट्स मेंशन इन योर एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। 27 क्वेश्चन में है, कहता है कि हमारी आई का डोनेटिंग पार्ट कौन सा है। बहुत इजी है, हमारी आई का डोनेटिंग पार्ट वही पार्ट है जो जिसपे आरबीसी नहीं है, जो प्रोटीन और सेल से बना हुआ है, जिसमें लाइट सबसे पहले एंटर करती है, एंड दिस इज कॉर्निया। तो कॉर्निया इज योर आई डोनेटिंग पार्ट। आइरिस तो ये है, मतलब मैं बेकार सी ड्राइंग यहाँ पे थोड़ी सी बनाती हूँ। ये व्हाइट पार्ट इज योर कॉर्निया, ये बड़ा वाला सर्कल इज योर आइरिस। लेंस इसके अंदर होता है, प्यूपिल अंदर होता है लेंस, और यहाँ अब इसको इंटरनल पिक्चर बनाए तो ये पार्ट है रेटिना जहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पर है लेंस जिसके ऊपर आइरिस और प्यूपिल की लेयर है, तो ये कॉर्निया हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, ये ड्राइंग बहुत बेकार है बट
आप लोग को समझाने के लिए है। आई थिंक समझ में तो ऐसी ही ड्राइंग से आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है इनर्शिया इज द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बिल्कुल ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। कोई भी बॉडी तब तक रुकी रहेगी जब तक कि पावरफुल फोर्स आकर उस पर नहीं लगेगा, तब तक चलती रहेगी जब तक कि पावरफुल फोर्स आकर उसे रोकेगा नहीं। इनर्शिया जिसे हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन क्वांटिटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप बोलते हैं ना इनर्शिया क्या है, तो हम बोलते हैं इनर्शिया इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, बट दिस इफेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन अ मास। मतलब अगर मान लो मेरे पास 5 kg की दो बॉल है, एक रुकी हुई है और एक मोशन में, तो इनर्शिया दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। ये इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो मोशन में या रुकी हुई है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग विद ये तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही बोल दिया। कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्पेस रिक्वायर्ड अ कंटीन्यूअस नेट फोर्स टू मेंटेन दैट वेलोसिटी। दैट इज नॉट ट्रू, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। मीडियम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। चलो नेक्स्ट पर आते हैं 29 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रॉपर दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। अब हम आ गए हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? इन फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फ्रिक्शन जो कि अपोजिट फोर्स होता है। और पहले देखते हैं क्या कहता है। रिफ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई है ना, डेफिनेशन होगी तो भाई करेक्ट हो ही गया ये, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रिक्शन ना अलग अलग होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, रोटेटिंग फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब इमेजिन कर लो सिलेंडर से, है ना, सिलेंडर को स्टैटिक ऐसे रोल करके लाना, स्टैटिक ऐसे खसड़ के लाना ना, दे आर द सिंपल। आपको अपनी एफर्ट्स भी दिख रही होगी, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के बिना ना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को मत कीजिए क्योंकि एग्जाम्पल से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब देखो, अगर मुझे एक सिलेंडर को स्लाइड करके लेकर आना है स्लाइड करके, तो मेरी एफर्ट्स कम लगेगी, बट अगर मैं उसको घसड़ के ऐसे करके लेकर आऊंगी तो मेरी एफर्ट ज्यादा लगेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ अ पावर थ्रू द बेल्ट एंड अ पुली। बिल्कुल ठीक है, बेल्ट और पुली में बिना फ्रिक्शन के काम चलेगा ही नहीं। मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं भाई। हम जा रहे हैं हमारे डी ऑप्शन पर। ओके भाई, डन है। आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पर, 30th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी इन द एक्सेलरेटेड स्टेट। भाई देखो, आप अगर अपने सर्कुलर मोशन के बारे में बात करो तो ऐसे ही कंसीडर करो सर्कुलर मोशन। आप देखो ईच पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बिना एक्सेलरेशन के तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। सेम ऐसी बात, बिना सेंटीमीटर फोर्स के तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अब फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होना ही होना है ना। यस, वी कैन से ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इन अ रीजन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the speed of an object remain constant at every point. Basically यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है कि डन है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन देयर इज अ रोल ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो रीजन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्पीड से नहीं, वेलोसिटी से डिपेंड करता है। मतलब ट्रू तो है रीजन, लेकिन एजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए आई विल गो विद दिस बी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो देखा कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। होप दिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।